हाँ जी दोस्तों नमस्कार। हिस्ट्री हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस श्रृंखला में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं एमपी टेट की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की बुक। और ये जो सीरीज है हमारी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे पूरे के पूरे चैप्टर। और आज हम सबसे पहला चैप्टर आपसे इसमें डिस्कस करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये कुछ बच्चे हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं, इनके बीच क्या कन्वर्सेशन चल रहा है इसको हम जरा पढ़ते हैं। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है, तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई? यानी कि ये जो बच्चे हैं आपस में कह रहे हैं कि ऐसा कभी हुआ है, देखिए ये बच्चे खाना खा रहे थे और ये जो चील थी इनकी रोटी को यहाँ से ले गई। तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे हो और झट से उसके कान खड़े हो गए हो। जैसे ये बच्चा यहाँ से गुजर रहा है और इस कुत्ते के देखिए कान खड़े हो गए। खाते समय तुमसे कुछ मीठा जमीन पर गिर गया हो और कुछ ही पल में वहां चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया हो। देखिए यहाँ पर कुछ गिर गया था तो चींटियां भी इकट्ठी हो गई हैं। क्यों होता है ऐसा, सोचकर बताओ। जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है ना। जानवरों की भी अजीब दुनिया। तो आज के इस पूरे के पूरे चैप्टर में डिस्कस होने वाला है एनिमल्स यानी कि जानवरों के बारे में। ये कुछ बेसिक सी बात है जो वो बच्चे कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो काफ़ी दूर से देखने का जो काम करती है वो कौन करती है? चील। ठीक है। बिल्कुल हल्की से हल्की आहट को कौन सुन लेता है? तो कुत्ता। और सूंघने की जो शक्ति होती है वो किसकी अच्छी होती है? तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चींटियां तुरंत आ जाती हैं, उनको पता चल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे पहचाना साथी को? एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी। अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ाई। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। हाँ भाई, ये तो इंसानों जैसा हो गया। मतलब सिक्योरिटी गार्ड एक खड़ा हुआ था चींटी का, और क्या उसने देखा उसको और एंट्री दे दी बाकायदा कि हाँ आ जाओ, तुम अपनी टीम के आदमी हो। ऐसा क्यों? सोचो और बताओ। इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियां दूसरी टोली की हैं? बिल्कुल, ये भी अच्छी बात है, कॉमन सेंस है। पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना? ये दो क्वेश्चन है ना। चलिए इनके आंसर देखते हैं। इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियां दूसरी टोली की हैं? तो हर जानवर में एक विशेष प्रकार की क्या होती है? गंध होती है, जिससे इस चींटी को यह पता चल गया कि सामने वाली चींटी दूसरी टोली की है। ठीक है, तो याद रखें इसे। उसने किससे पहचाना? गंध से पहचाना, क्योंकि यह हमारी टीम की नहीं है। अगला क्वेश्चन था, पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना? जो सिक्योरिटी गार्ड थी ना, उसकी बात कर रहे हैं। पहरेदार चींटी ने एक विशेष प्रकार की गंध के कारण इस चींटी को पहचाना। करके देखो और लिखो। ये बच्चों से एक बात कही जा रही है कि आप कुछ एक प्रयोग करके देखिए। क्या प्रयोग करना है तो देखते हैं। चीनी के कुछ दाने या गुण या कोई मीठी चीज जमीन पर रखो। अब इंतजार करो चींटियों के आने का, और अब देखो चींटी कितनी देर में आई। क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड इकट्ठा आया? चींटियां खाने की चीज का क्या करती हैं? वे उसे उस जगह से कहाँ जाती हैं? क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब हम जान लेते हैं। देखिए, चींटियां कितनी देर में आई तो जान लेते हैं। कुछ ही पल में वहां चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। जैसे ही बच्चों ने वहां पर गुड़ और चीनी डाली तो देखने को मिला कि वहां पर कुछ ही देर में बहुत सारी चींटियां आ गईं। क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड इकट्ठा आया? सबसे पहले एक चींटी आई, फिर धीरे धीरे सारा झुंड आया। बिल्कुल, आपने देखा भी होगा कोई भी चीज़ होती है तो उस पर एक दो चींटी आती हैं पहले, फिर उसके बाद क्या है वो उसे चारों तरफ से पकड़ लेती हैं, आ जाती हैं। चींटियां खाने की चीज़ का क्या करती हैं? तो चींटियां खाने की चीज़ों को अपने बिल में जमा करती हैं। वे उस जगह से कहाँ जाती हैं? तो वे उस जगह से अपने बिल में जाती हैं। और बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो बड़े इंटरेस्टिंग आते हैं। वो बाजार जाती हैं, वो वहाँ जाती हैं, है ना। तो चलिए, क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं? हाँ, वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं। बिल्कुल सही बात है ये। तो ये कुछ बेसिक सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, जिन्हें हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अब ध्यान से, बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर चींटियों का रास्ता रोको। देखो अब चींटियां कैसी चलती हैं। बच्चों से कहा जा रहा है कि आप जो क्रम चल रहा था, उनका जो सीक्वेंस चल रही थी कतार, उसमें आप एक पेन लगा दीजिए बीच में और क्या कर दीजिए, वहां से उसके रास्ते को रोक लीजिए। अब देखो
तो देखने को मिलता है क्या होगा, ये चींटियां स्पेन के ऊपर से चली जाएंगी, है ना। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिससे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो चींटियां हैं जब वो चलती हैं तो जमीन पर कोई एक ऐसा पदार्थ या कुछ ऐसा छोड़ती हुई जाती हैं जिससे जो पीछे चींटी आती हैं वो उसे सूंघ लेती हैं और उन्हें पता चल जाता है। क्या आप बता सकते हो जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके ऐसे व्यवहार का कारण क्या था? चलिए, कुछ और बेसिक पॉइंट हैं जो परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा यानी कि फीमेल कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। परीक्षा में एज इट इज ऐसे कैसे आता है कि कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े को कैसे पहचानते हैं, तो वो क्या पहचानते हैं, उसकी गंध से उसे पहचानते हैं। क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? सोचो, उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो? हाँ भाई, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि आप अंधेरे में कहीं भी छुप के बैठ जाओ, लेकिन मच्छर जो है ना, वो आपको ढूंढ लेता है कि अच्छा यहाँ बैठे हो, रुक जाओ। तो मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। एज इट इज क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखें इसे। तो मच्छर हमें कैसे ढूंढता है? तो मच्छर हमारे जो पैरों के तलवे की जो गंध होती है उससे, और हमारे शरीर की जो गर्मी होती है उससे हमें क्या कर लेता है, ढूंढ लेता है। ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट आता है परीक्षा में, तो चलिए देख लेते हैं। मैं रेशम का कीड़ा हूं, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूं। तो रेशम का कीड़ा अपनी मादा कीड़े को किससे पहचानता है? तो उसकी गंध से पहचानता है। ठीक है, याद रखें इसे। अगला हम बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये कुत्ता है, ये कुछ सूंघ रहा है, ये देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? सोचो, कुत्ता क्या सूंघता होगा, या मैं क्या पता क्या सूंघता होगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपने जनरली देखना आप इस चीज़ को, है ना। तो कुत्ते जो होते हैं वो इधर उधर गली में कुछ ना कुछ सूंघते फिरते हैं। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। अच्छा, ऐसा भी होता है, कुत्तों के अपने अपने एरिया होते हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है। तो ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि जो कुत्ता है वो उसके एरिया में अगर कोई बाहर का कुत्ता आ गया तो वो उसे कैसे पहचानेगा? तो भैया वो पहचानता है उसके किससे, मलमूत्र की गंध से पहचान लेता है कि ये अपने एरिया का नहीं है, तो दूसरी जगह का है, विपक्षी टीम का है, हमला कर दो इस पे। तो सभी जितने भी कुत्ते होते हैं वो मिलकर उस पर क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं। किन किन मौकों पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है? सूची बनाइए, कुछ बच्चों से कहा जा रहा है। और खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं उनका आप कैसे पता लगाते हैं, कोई चीज़ जल रही है तो कैसे पता लगाते हैं। तो हमारी सूंघने की जो शक्ति है वो बहुत सी जगह पर काम करती है। तुम बिना देखे किन जानवरों की उनकी गंध से पहचान सकते हो? उनके नाम लिखो, ऐसे कुछ जानवर जिनको आप पहचान सकते हो, जैसे मान के चलिए भले ही कुत्ता हुआ या खरगोश हुआ या जो भी, आप उसकी गंध से अगर उसे पहचानते हैं तो, है ना। चलिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती हो। 5 चीज़ें तो ऐसी बतानी है जिनकी क्या है, गंध तुम्हें अच्छी लग रही है, और 5 चीज़ें ऐसी बतानी है जिनकी गंध आपको अच्छी नहीं लगती है। तो चलिए, अच्छी और बेकार चीज़ों की तो देखो, फूलों की गंध अच्छी लगती है, खाने की, इत्र की, अगरबत्ती की और ताज़ी हवा की। ये कुछ ऐसी गंध है जो हमें क्या लगती है, अच्छी लगती है। अब बेकार काय की लगती है भैया? तो बेकार लगती है कचरे की, गोबर की, नाले की, सड़ी हुई मछली की, मूत्र की, और जो भी एक्स वाई जेड आप भी चीज़ें जो हमारी नाक को क्या है, बेकार लगे, वो क्या है, गंदी गंध है, और जो अच्छी लगे वो अच्छी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं पक्षियों से। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से इन पक्षियों से। किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हों। अच्छा जी, ऐसा कौन सा पक्षी है, देख लेते हैं। ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है? एज इट इज क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। कैसे? तो एक तो ऐसा पक्षी जिसकी आंख कैसी हो, सामने की तरफ हो, बिल्कुल ठीक है। और एक जैसा जिसकी कैसी हो, दोनों तरफ हो। तो ये हमसे बात कर रहा है। तो पहले तो हम जान लेते हैं दोनों क्वेश्चन के आंसर। किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती है, तो उसका नाम है उल्लू। ठीक है, याद रखें। ऐसे कुछ पक्षियों के नाम जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ, इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है? तो जैसे अगर हम बात करें कौवा, कबूतर, चील, गौरैया की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं,
और इनकी आंखें सिर की तुलना में बहुत छोटी होती हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ से, देखिए बात करते हैं। अब आप कहेंगे सर हमने तो उल्लू देखा ही नहीं है। तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए उल्लू देख लीजिए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखिए ये जो उल्लू है ना, ये है उल्लू, ठीक है, आउल उल्लू। तो उल्लू की जो आंखें देखिए, आप कैसी कह रहा था, ये सिर, ऐसा पक्षी जिसकी आंख सामने की तरफ हो, तो देखिए तो इसकी आंखें कैसी हैं, सामने की तरफ हैं बिल्कुल। और आप कहेंगे इनमें से भी कोई एक आध पक्षी बता दो, तो हम अंदाजा लगा लें कि सिर के दोनों तरफ होती हैं। तो लो भैया ऐसे घबराए का रहे हो, देख लीजिए यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं इसका ये जो सिर हो गया कबूतर का, एक आंख इसकी यहाँ हो गई और एक आंख इसकी यहाँ हो गई। तो आप ये अच्छे से देख पा रहे हैं। अब इसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, पहले उस पर आते हैं। चलिए, ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं, बिल्कुल स्वाभाविक बात है। एक आंख से इधर देख लेता है और एक आंख से इधर देख लेते हैं पक्षी। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। केवल जब राइट डायरेक्शन, बिल्कुल सामने की चीज पर देखेंगे, तभी इनकी निगाह जो होती है वो सामने होती है, अन्यथा अलग अलग डायरेक्शन में ये बिल्कुल देख सकते हैं। तुमने देखा होगा कि कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं। जानते हो क्यों? ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, सी टेट में मोस्टली आता है, स्टेट टेट की जो परीक्षा होती है उनमें भी आता है। तो ठीक है, उनकी आंखों की क्या है, आंखों की जो पुतली होती है ना, वो घूम नहीं पाती है, इस वजह से वो क्या करते रहते हैं, अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं। तो ऐसे कौन है, उल्लू भी है, एक आध बार देखने को मिला है, मैना भी आ जाता है इसमें। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो, ये पक्षी का चित्र भी बताया, ये ऐसे इधर उधर गर्दन को मटका रहा है ना। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब गेंद या छोटा सिक्का उछालकर पकड़ने का खेल खेलो। एक बार दोनों आंखें खोलकर और एक बार एक आंख बंद करके, किस स्थिति में उसे पकड़ना आसान लगा? स्वाभाविक बात है, जब दोनों आंखें खुली होंगी तभी तो आसान होगा। सोचो, अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आंखें तुम्हारे कान की जगह होती तो कैसा होता? तुम ऐसे क्या क्या काम कर पाते जो अभी नहीं कर पाते हो? भैया ये तो अच्छा सवाल है, ये तो आपके आईक्यू के लिए, तो इस चीज पे सोचना जरूर आप लोग, है ना। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं। परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इंपोर्टेंट है कि ऐसे कौन से पक्षी हैं जो हमसे ज्यादा दूरी तक देख सकते हैं। हमसे 4 गुना ज्यादा दूरी तक देख पाते हैं, कौन? चील, बाज और गिद्ध। जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वही चीज ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। अंदाजा बता रहे हैं ये, लगभग, है ना। वैसे तो ये कई किलोमीटर दूर तक का देख लेते हैं, जो चील होती है ना, चील और गिद्ध बहुत दूर तक देख लेते हैं। क्या तुम सोच सकते हो, जमीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी दूर से दिखाई दे जाती होगी? स्वाभाविक बात है, बहुत दूर से दिखाई देती है। चलिए अब आगे बात करते हैं, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है परीक्षाओं में आया हुआ है, मजेदार बात। और जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। तो ये चीज़ आप विशेष रूप से याद रख लो कि अपनी दुनिया जो है ना, वो कलरफुल दुनिया है, लेकिन बाकी के जो जानवर है ना, उन्हें दुनिया कलरफुल नहीं है। देखो इन जानवरों को ये चित्र कैसे दिखाई देंगे। तो देखो, हमें जो है मनुष्य को इस प्रकार का, चिड़िया को ऐसा दिखेगा, कुत्ते को ये ऐसे दिखेंगे और बाकी के ऐसे। ज़्यादातर जितने भी जो जानवर है ना, लगभग सभी को जो दिखती है दुनिया, उनकी दुनिया है भैया ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, कैसी है, सफ़ेद और काली दुनिया है उनकी। देखिए, आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। ऐसा मानते हैं कि दिन में जाग रहे हैं वो कुछ हद तक देख लेते हैं सभी कुछ रंगों को, लेकिन रात में जागने वाले जो जानवर हैं, हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। तो परीक्षा में क्वेश्चन आया था कि रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं उन्हें सभी चीज़ें कैसी दिखाई देती हैं, हरी, पीली, लाल, गुलाबी, काली, सफ़ेद, तो इस तरीके से। ठीक है, तो उनकी दुनिया कैसी दुनिया है, ब्लैक एंड वाइट दुनिया है, केवल सफ़ेद और काला दिखाई देता है जो जानवर रात में जागते हैं उन्हें। देखिए हर एक उससे एक क्वेश्चन बन रहा है, अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया, अच्छे से इसको नोट भी कर लें आप लोग। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए ना आप लोगों को, वो मोस्टली लोग बार बार मैसेज भी करते हैं और कहते हैं सर इसकी पीडीएफ, तो इसकी जो टेलीग्राम की जो लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से क्या कर सकते हैं, आप उसको ज्वाइन कर लो चैनल को, वहाँ से आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, आवाज़ें अलग अलग, देखो भैया ये लंगूर बैठा हुआ है यहाँ पे और ये कुछ आवाज़ें निकाल रहा है, तो चलो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर, पास आती मुसीबत। अब इनके लिए मुसीबत कौन होंगे, इनसे जो बड़े जानवर होंगे, जैसे कि शेर, चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है।
इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। तो आपने देखा होगा जनरली जितने भी जो पक्षी होते हैं और भी जीव जंतु होते हैं वो अपने समूह को बुलाने के लिए या मुसीबत में फंसे होते हैं तो एक विशेष आवाज़ निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़। तो देखिए भैया इन्होंने भी क्या कर रखा है, चीज़ों को कोडिंग कर रखा है कि जब ऐसा आएगा, उड़कर आएगा, उसके लिए इस प्रकार की आवाज़ निकालनी है और जो ज़मीन पर चलकर आता है उसके लिए इस प्रकार की आवाज़ निकालनी है। बड़े समझदार हैं ये तो। हाँ जी, है समझदार। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। याद रखें, क्वेश्चन आता है कि मछलियाँ एक दूसरे को खतरे की चेतावनी कैसे देती हैं, तो एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब गरीब हरकत करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। मोस्टली जब बताते हैं कि भूकंप आता है ना, तो जो इन्वायरमेंट है उसमें रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है लगभग, और जितने भी तो जो जीव जंतु उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है तो वो इधर उधर चहलकदमी करने लगते हैं, भागने लगते हैं इधर से उधर। और बताते हैं सबसे पहले जो पता चलता है वो चूहे को पता चलता है कि भैया भूकंप आने वाला है, भाग लो यहाँ से। ठीक है। तो सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। अब ये पता भी तो होना चाहिए ना कि भूकंप आने पर ही ये ऐसा हो रहा है, यानी कि आप उनकी क्रियाओं को समझते हो कि ये किन परिस्थितियों में ये कैसी क्रिया कर रहे हैं। मान के चलो चूहा वैसे ही घर में इधर से उधर उछल कूद रहा है, आप कहें भूकंप आ गया भागो भागो, ना जी ना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। अगला देखिए, डॉल्फिन की बात कर रहे हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है, बिल्कुल। और ये जो डॉल्फिन है ना, ये बहुत समझदार बताते हैं भैया इसको, बहुत समझदार। ऐसे कई केस देखने को मिले हैं हमारे अगर हम बात करें कि इतिहास में भी और वर्तमान में जो जितने भी साइंटिस्ट लोग होते हैं उन लोगों के डॉल्फिन ने कई लोगों की जान बचाई है। तो बिल्कुल समझदार जलीय जीव है ये। कितना सोएं, तो इसको देखकर तो पता लग गया होगा कि ये अब पूरी सर्दियां सोने वाली हैं, जिसका नाम है छिपकली। ठीक है, तो छिपकली के बारे में कुछ विशेष है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई नहीं देते। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियां कहीं गुम हो जाती हैं? सोचो वे ऐसा क्यों करती होंगी। तो छिपकलियां क्या हो जाती हैं भैया, अब आपने देखा होगा आराम से सोएंगी आपकी नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, और सीधा जागेंगी मार्च अप्रैल में जब गर्मियां चालू हो जाएंगी, तब पूरे के पूरे एक सीजन सो जाती हैं। ठीक है, तो परीक्षा में पूछा जाता है कि पूरे के पूरे एक सीजन कौन सो जाता है। छिपकली सोती रहती है, इधर उधर छुप जाएगी, अब 3-4 महीने सोएगी आराम से। आपको नहीं सोना है, आपको तो तैयारी करना है क्योंकि आपका पेपर आ रहा है ना। स्लॉथ, स्लॉथ से क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। स्लॉथ ये देखिए भालू जैसा दिखता है। ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भैया जिस पेड़ पर रह रहा है उसकी पत्तियां खा लिया, वहीं उल्टा लटक जाएगा फिर सो जाएगा, तो सही है। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं, ये भी सही है। जब एक पेड़ के पत्ते खत्म हो गए तभी क्या करेगा, दूसरे पेड़ पर जाएगा, नहीं तो उससे पहले नहीं जाता। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। बहुत ही आलसी है ये, एक तरीके से देखा जाए तो आपके जैसा ही है। और आपको आलसी नहीं बनना है, स्लॉथ नहीं बनना है आपको। ठीक है, ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। अरे भैया इतना भी आलसी। तो देखिए सप्ताह में एक ही बार शौच करने के लिए नीचे आ रहा है, राजा बाबू आ ही नहीं रहा है नीचे, तो समझिए। तो इससे रिलेटेड फैक्ट क्या क्या बनते हैं कि सोता कितना है। तो स्लॉथ की अगर हम बात करें, सोने का समय देखिए कितना, 18 घंटे सोता है, और जागता कितना है, तो 6 घंटे जागता है। ठीक है, याद रखें आप ये, है ना। तो अगला बाकी का देखते हैं। और नीचे चित्रों में कुछ जानवरों के सोने के समय को दिखाया गया है। हर चित्र के नीचे लिखो कि वह जानवर एक दिन में कितने घंटे सोता है। तो देखिए ये जो है ना, ये जो सर्कल बना हुआ है एक्चुअली घड़ी को 24 घंटे को दर्शा रहा है। और आई थिंक इसमें जो है 12 ब्लॉक बने हुए हैं इस प्रकार के, देख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 और 12, बिल्कुल।
एक जो है वो 2 घंटे का है, एक ब्लॉक जो है ना ऐसे ये वाला, एक ये जो है 2 घंटे को दर्शाएगा। तो गाय क्या कह रहा है, कितने घंटे सोता है। तो गाय जो है ना ये देखिए 2 ब्लॉक को कवर कर रही है, यानी कि गाय कितने घंटे सोएगी, 4 घंटे। अजगर, अजगर के कितने ब्लॉक खाली हैं ये काउंट कर लेते हैं, 1 और 2 और 3, 6। यानी कि इसके जो हैं वो 6 घंटे, यानी कि आपके 18 घंटे सो जाएगा ये भी। अजगर जो है वो कितने घंटे सो जाएगा, 18 घंटे। सोचिए, बहुत सो रहा है भाई ये तो। अगला अगर हम बात करें जिराफ, तो केवल एक ही ब्लॉक भरा हुआ है, यानी कि कितने घंटे सोता है, 2 घंटे सोता है। इसका हाफ है, यानी कि ये 12 घंटे हुए। तो जो बिल्ली है वो कितने घंटे सोती है, 12 घंटे सोती है। कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके लिए यहाँ पर पूछे गए हैं, जिनके आंसर हमने जान लिए। चलिए यहाँ पर आपको बाघ दिख रहा होगा, देखिए बाघ की बात कर लेते हैं, बाघ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं परीक्षा में, उसको देख लेते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। ठीक है, अंधेरे में इसकी जो देखने की क्षमता बहुत तेज होती है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भी भांप लेती हैं, इसकी जो मूछें है ना, हवा में जो कंपन होता है उसको भी भांप लेती हैं, और उसे शिकार करने की बिल्कुल सही स्थिति का पता चलता है। इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है उसे। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं, यह तो उस बाघ की मर्जी। बिल्कुल भाई, अगर आप उससे ताकतवर हो तो घुस जाइए, नहीं हो तो दम दबा के वहां से भाग जाइए, क्योंकि हो सकता है सामने वाला आपसे ज्यादा ताकतवर हो। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज। कभी कराहना हो तो कभी घुर्राना। बाघ का घुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। सोच सकते हैं, अगर बाघ घुर्रा रहा है तो कितने किलोमीटर दूर तक, 3 किलोमीटर दूर तक। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भांप लेता है। बड़ा समझदार है भाई। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। तो ये हैं कुछ क्वालिटी बाघ की, कुछ विशेषताएं जिनको हमने जाना है। आप भी जान लें, क्योंकि परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, आपके सिलेबस में है। ठीक है। बाघ इतना सतर्क जानवर है, लेकिन इसके बावजूद आज वह खतरे में। स्वाभाविक बात है भाई, सेफ टाइगर्स गवर्नमेंट कह रही है ना, इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट लेकर आई है ना। प्रोजेक्ट टाइगर भी चला था एक, प्रोजेक्ट टाइगर, है ना। विश्व लेवल पर इसे लाया गया था। विश्व में जो इसके जन्मदाता माने गए वो गैनी मैनफोर्ड माने गए, है ना। और भारत में इसको चलाया था वो कैलाश सांखला, प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता। भारत में अगर हम बात करेंगे ना तो कैलाश सांखला है। विश्व में अगर हम बात करेंगे तो गैनी मैनफोर्ड है। ठीक है। सोचो जंगल के बाघ को किन चीजों से खतरा होता होगा। क्या हम भी जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं, कैसे? स्वाभाविक बात है, हम बन रहे हैं। उनके रहने के स्थानों को काटते जा रहे हैं, वहाँ घर प्लॉट्स मकान बनाते जा रहे हैं, जो कि गलत है। ये अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षाओं में आया हुआ है। क्या तुम जानते हो हाथी को उसके दांतों के लिए, डायरेक्ट पूछा जाता है, हाथी को उसके दांतों के लिए, गैंडे को सींग के लिए, शेर मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। पूछा जाता है कि ये जो जानवर है इनका शिकार किस किस चीज के लिए होता है, इनके शरीर के कौन से अंग के लिए होता है। तो हाथी जो है वो उसका दांतों के लिए। हाथी के जो दांत होते हैं बहुत महंगे बिकते हैं, इस वजह से आपने देखा होगा ये जो हमारा दक्षिण भारत है, खासकर केरल कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश, यहाँ पर हाथियों की हत्या बहुत होती है। गैंडे को सींग के लिए, है ना। शेर मगरमच्छ सांप, इनकी जो है खाल बहुत महंगी जाती है। कस्तूरी हिरन जो होता है थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है, तो इसकी जो नाभि होती है उसमें वो पाई जाती है खुशबू। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ से उसको निकालने के लिए इसको मार दिया जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। जो जानवरों को मारते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शिकारी कहते हैं। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि लुप्त हो जाने का खतरा है। स्वाभाविक बात है। और जो जानवर लुप्त होने की कगार पर होते हैं ना, उन्हें रखा जाता है रेड डाटा बुक में। कौन सी उसमें रखा जाता है, रेड डाटा बुक में। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत सी जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कार्बेट नेशनल पार्क। तो परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, क्योंकि बुक में मेंशन हुआ है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में। और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना, ठीक है, भरतपुर में केवलादेव घाना पक्षी विहार जिसे बोलते हैं। ठीक है, केवलादेव घाना पक्षी विहार जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना वो रूस के साइबेरिया से, रूस के साइबेरिया से क्या है, सारस उड़ के आते हैं। सोचिए, रूस के साइबेरिया से सारस आते हैं और एक पूरा सीजन यहाँ रहते हैं, उसके बाद फिर वापस चले जाते हैं। पूछा भी जाता है कि
कौन से देश से आते हैं, सारस जो आते हैं भारत के यहाँ पर भरतपुर का जो ये है घाना पक्षी विहार, इसमें इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो गवर्नमेंट ने अब तो बहुत से ऐसे नेशनल पार्क और सेंचुरीज हैं बिल्कुल जिन्हें रिजर्व कर दिया है कि आम आदमी का वहाँ पर जाना बिल्कुल मना है। मतलब आप केवल टूरिस्ट पर्पज से जा सकते हैं, वहाँ पर उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। चलिए, तो ये थे पूरे के पूरा फर्स्ट चैप्टर जिसको हमने आपसे डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपके सुझाव हों उन्हें आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।